नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आपके जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उस एग्ज़ाम के जेएसओ वाले पेपर से कुछ पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा एंड आपका एग्ज़ाम अभी जल्दी ही है। 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आप सभी लोग अच्छी से तैयारी कर भी रहे हैं। तो ये वीडियोस केवल आपको ये केवल आंसर बताने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं ये समझाने के लिए भी है। तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को धीरे से पढ़ेंगे और उसके बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आंसर जो है क्यों आया। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं, कुछ में हमें जो है आंसर सेग्रीगेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर से रिलेटेड या एटमॉस्फेयर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का 80% जो मास है वो ट्रोपोस्फियर में है। आप कह सकते हो कि भाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट तक 80% मास होता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की जो साइंस है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम देखते हैं कि हमारा जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो भी ट्रोपोस्फियर में नीचे की तरफ ज्यादा होता है। इस वजह से आपका जो मोस्टली मास है वो अर्थ सरफेस के पास में होता है। 80% मास 10 से 12 किलोमीटर, 90% मास जो है आपका लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पे आपको मिल जाता है। 97% मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो आपको 30 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाता है। और जो है 99.9% मास जो है वो आपको 50 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाता है। ये सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग कंपटीशन में जो है इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके आते रहते हैं। तो अब एक ही कॉन्सेप्ट पे देखो, हमने यहीं पे जो है 4 क्वेश्चन फॉर्म कर दिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो है आपका मैक्सिमम मास जो है अर्थ सरफेस के पास होता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है ये EIA नोटिफिकेशन 2006 से लिया गया है। हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया था EIA का वो आया था आपका 1994 में। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन जो आया वो 2006 में आया। अभी जिसके अनुसार काम हो रहा है वो 2006 का ही नोटिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चे जो हैं 2020 नोटिफिकेशन की बात भी करते हैं, ये आया था, बट ये ड्राफ्ट है। जब तक कोई भी चीज ड्राफ्ट फॉर्म में रहती है तब तक उसका कोई भी वजूद नहीं है। बहुत सारे नियम आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं और वो ड्राफ्ट हैं। ठीक है, यानी कि अभी वो लागू नहीं हुए। तो 2020 बनाया गया था परंतु उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसको लेके बहुत सारे लोगों ने उसका जो है विरोध किया, अपोज किया। इस वजह से 2020 अभी तक जो है लागू नहीं हुआ है। 2006 की नोटिफिकेशन के अनुसार ही अभी भी ये हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट की गई। हालांकि 2022 में भी अमेंडमेंट की गई। ठीक है, तो उन अमेंडमेंट्स में जो है काफी कुछ बदलाव किया गया, जैसे कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वैलिडिटी पे
जो है काफी बदलाव किए गए, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछते हैं कि आपका जो करंट EIA नोटिफिकेशन है, यानी कि 2006 वाला नोटिफिकेशन ही चल रहा है, हाउ मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन ग्रांटिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 4 स्टेजेस। केवल 4 ऐसे स्टेजेस हैं जो बेसिकली इस नोटिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्क्रीनिंग होगा, फिर स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, और जो है उसके बाद में अप्रीजल। ये 4 आपके जो हैं स्टेजेस हैं जिनके बाद में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है। बच्चे क्या गलती करते हैं? मोस्टली बच्चे जो हैं वो सारी स्टेजेस, मिटिगेशन, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो सब काउंट कर लेते हैं और 7 आंसर लगा देते हैं कि भाई 7 इसका आंसर है। भैया देखिए, नोटिफिकेशन के अनुसार क्या होता है कि भाई जो कार्य आपका अथॉरिटी कर रही है, जो कार्य जो है सरकार कर रही है, वो स्टेजेस हैं। इसके अलावा तो बहुत सारा काम जो रहता है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है ना। तो 4 स्टेजेस पे आप देखते हैं कि आपका ये काम पूरा हो जाता है। यही इन्वॉल्वमेंट रहता है स्क्रीनिंग में, जो है गवर्नमेंट कह लीजिए या अथॉरिटी कह लीजिए का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद में स्कोपिंग में, स्कोपिंग के बाद में पब्लिक हियरिंग, और बाद में आपका अप्रीजल। अगला क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आपके लैब मेथड्स आप कहेंगे इन्वायरमेंट पे, उनसे संबंधित है। और क्वेश्चन है विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ एनी गैसियस पोल्यूटेंट इन एम्बिएंट एयर। तो एम्बिएंट एयर में आपके जितने पोल्यूटेंट हैं उन सभी को आपने देखना है, बहुत अच्छे से आप लोग देख चुके होंगे। एंड उनका परमिसिबल वैल्यू आपने देखना है दोनों कैटेगरी के लिए, और आपका एनुअली N24, और किस किस मेथड से वो आप मेजर करते हो वो भी आपने देखना है। तो जिस बच्चे ने ये जो है स्टैंडर्ड जो है एम्बिएंट एयर के वो वाला फॉर्मेट में अच्छे से पढ़ा है, वो डेफिनेटली जो है आपका ये क्वेश्चन सही कर पाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे जैकब एंड हचिंसन मेथड, ये आपका जो है नोक्स डिटरमिन के लिए काम आता है। इस मेथड से आप नोक्स डिटरमिन करते हैं। वेस्ट एंड गीक मेथड, ठीक है, इस मेथड से आप जो है SO2 मेजर करते हैं। एंडोफिनोल ब्लू जो है, इस मेथड से आप अमोनिया डिटेक्ट करते हैं। और ये जो आपका व्रिंकल मेथड है, व्रिंकल मेथड जो है ये बेसिकली BOD टेस्ट करने के काम आता है। इस मेथड से आप जो है BOD टेस्ट करते हो। तो BOD टेस्ट, यहीं से आपका जो है आंसर निकल जाता है कि आपका A जो है गैसियस पोल्यूटेंट है, C जो है गैसियस पोल्यूटेंट है, D जो है ये भी गैसियस पोल्यूटेंट है, बट ये आपका जो है गैसियस पोल्यूटेंट नहीं है। तो B सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन फिर से EIA से रिलेटेड है। बड़े ध्यान से हमें इसको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्योंकि केवल कुछ चंद शब्दों का खेल होता है, और उसमें बीच में वो शब्द अगर हम मिस कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है हम खराब कर देंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी बाय द competent authority appointed under the current EIA notification of the application and other documents submitted by the applicant for grant the environmental clearance, for grant the environmental clearance। ये है आपका अप्रीजल। इसको क्या कहते हैं? अप्रीजल। जो आपकी अथॉरिटी है वो सारी चीजों को देख रही है, रिव्यू कर रही है कि कोई उनमें कमी तो नहीं है, कुछ हमें रिकमेंडेशन तो नहीं देना है, कुछ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को इम्प्रूवमेंट तो नहीं करना है।
ये सब जो है यहाँ पे देख लिया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद में जो है आपकी फाइल को आगे जो है डिसीजन के लिए भेज दिया जाता है। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन में जो है आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जब भी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट में, तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्रेफर क्या किया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो है भैया वेस्ट जो है जनरेट ही ना हो। तो आप कह सकते हो आपका प्रिवेंशन जो है इस पे सबसे ज्यादा जोर रहता है कि आपका जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस ही ना हो। अगर प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए होता ही है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो उसके बाद में उसको सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट करने के बाद में कुछ को रिकवर कर लिया जाएगा, कुछ को रीयूज कर लिया जाएगा, और जो बचेगा फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और आखिर में लास्ट लीस्ट प्रेफरेंस किसको दी जाती है? डिस्पोजल को। डिस्पोजल जो है आखिर में आता है, लास्ट में जो है हम डिस्पोजल की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड से संबंधित है, और क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ्टन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर बेस्ड ऑन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जिसको एएसपी कहते हैं। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं, और जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एएसपी की मॉडिफिकेशन नहीं है? तो आपने एएसपी भी पढ़ा है और उसकी मॉडिफिकेशन भी आपने जो है बहुत अच्छे से देखी है। तो आपका कॉन्टेक्ट स्टेबलाइजेशन, एक्सटेंडेड एरिएशन एंड सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, ये तीनों जो हैं आपके एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के मॉडिफिकेशन है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है आपका एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, अब फॉलो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। ठीक है, एनारोबिक। देखिए अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 मान लीजिए नहीं पता, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, ए बी सी, ए बी और डी, आपको उनके बारे में पता भी नहीं है, तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। केवल एक शब्द, एक वर्ड से ही आपका आंसर सही हो जाएगा, दैट इज द एनारोबिक। देखिए हमें इतना तो पता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये तो अब बहुत ही मतलब कि कॉमन सी बात है, जो बच्चे वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं उनको इतना तो ज्ञान है ही कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो एक एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो उसके जितनी मॉडिफिकेशन होंगी, जो भी उनमें बदलाव किए जाएंगे, सारे के सारे एरोबिक होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको नहीं पता भाई कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है, बट आपको ये तो पता है ना कि ये एरोबिक है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन नंबर सी, ऑफ फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, ये इसकी मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक एनारोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमें एग्जैक्टली ये पता होता है कि भाई ये जो ऑप्शन है ये हो ही नहीं सकता। तो बाकी ऑप्शन अगर आपको नहीं भी ज्ञान है, उनको नहीं भी पता आपको, तो भी आप जो है अपने क्वेश्चन को इस तरीके से इस लॉजिक के साथ में सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। आप लोगों ने प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट दोनों पोल्यूटेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट हैं जो डायरेक्टली सोर्स से रिलीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट आपने देखे होंगे। और सेकेंडरी जो है
ये बेसिकली आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट या तो एटमॉस्फेरिक जो आपके कंपाउंड्स हैं, एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस हैं, उनके माध्यम से बन जाते हैं, या फिर प्राइमरी पोल्यूटेंट खुद एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाए। तो बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली एमिट हो रहे हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते, हमारे एटमॉस्फेयर में ये बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन से। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों पोल्यूटेंट जो है डायरेक्टली सोर्स से इमिट होते हैं। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो है मेजर सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, सेम उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी थर्मल पावर प्लांट से या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से डायरेक्टली इमिट होते हैं, वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड। परंतु ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये बनता है, ये जो है फॉर्म होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और आपके एटमॉस्फेरिक जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रिएक्शन से ये बनते हैं, इसलिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये डिफरेंस होता है। आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली डीओ से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हेन वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इन ए रिवर, मिक्सिंग ऑफ वेस्ट वाटर एंड रिवर वाटर टेक प्लेस एंड डीओ जो है डिजोल्व ऑक्सीजन इन रिवर वाटर स्टार्ट डिप्लीटिंग। ये तो सभी को पता है। हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज द मेथड ऑफ प्रिडिक्शन द मिनिमम डीओ concentration and location where it occur using DO BOD coupled reaction। तो ये बेसिकली आपके स्टीटर पल्प्स जो है ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, आपके आपका स्टीटर एंड फेल्प, आपका फेल्प। तो ये दोनों आप कह सकते हो ये रिएक्शन बेसिकली इन्होंने दी थी डीओ की, कि किस तरीके से जो है आपका डीओ जो है आपका डिस्चार्ज होने के बाद में पोल्यूशन कम होता है और एक पॉइंट पे ये मिनिमम पहुंच जाता है, और मिनिमम पहुंचता है तो इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। फिर जो है जैसे जैसे आपका पोल्यूशन सोर्स से वाटर दूर जा रहा होता है वो फिर से डीओ उसमें रीजनरेट होने लगती है और एक बार फिर ये अपने सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो रिएक्शन है ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आपके ये स्टीटर फेल्प नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये पहली बार प्रपोज किया था। अगला क्वेश्चन जो है आपका व्हाट एट व्हाट कंसंट्रेशन इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। देखिए सभी लोग जानते हैं, हम पढ़ते हैं डाटा बेसिकली परसेंटेज में, हमें पता है 78% आपका नाइट्रोजन है। अब इसको पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करें? तो सिंपल सी चीज है, परसेंटेज इंटू 10,000 अगर आप कर दोगे तो आपको वैल्यू पीपीएम में मिल जाएगी। तो 78 इंटू 10,000 जब आप कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन लैंडफिल सीलेंट यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट। इसका आंसर है आपका क्ले। हम जो है बेंथोनाइट क्ले यूज करते हैं फॉर कंट्रोल द लीचेट। और इसको थोड़ा और अगर हम दुरुस्त करें डाटा को, क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने बहुत ही साधारण बना दिया है। गैसियस जो है आपका ब्यूटाइल रबड़ से, ब्यूटाइल रबड़ से जो है हम गैस को कंट्रोल करते हैं। और आपका जियो टेक्सटाइल वगैरह तो छोड़ दो, अगर हम यहाँ पे केवल क्ले की बात करें, बेंथोनाइट क्ले जो है ये लीचेट कंट्रोल के काम आता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि दो ही ऑप्शन आपको दे दे
कि भाई लीचेट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं लैंडफिल में, और गैसियस पोल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फियर डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फोटोकेमिकल स्मोग पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर में भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो बड़े ध्यान से आपने ये समझना है। कई बार बच्चों को जो है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि भाई फोटोकेमिकल स्मोग या स्मोग विंटर में ज्यादा बनता है कि समर में ज्यादा बनता है, तो बच्चे सीधा जो है विंटर लगा देते हैं। जबकि बात यह है कि सोलर रेडिएशन अगर नहीं होंगे तो भैया आपका पोल्यूशन जो क्या नाम फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बनेगा ही नहीं, है ना। सोलर रेडिएशन जरूरी है, सोलर रेडिएशन ही तो आपके जो नोक्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, उसी से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, फिर आगे की रिएक्शन होती है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें आते हुए बहुत सारे साधारण क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर हजार्डस and other waste management and transboundary rule 2016 the import of hazardous and other waste from any countries shall not be permitted। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको केवल जिसने बच्चे ने एक्ट बहुत ध्यान से पढ़ा है, उस एक्ट में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन सी एक्टिविटी परमिटेड है और कौन कौन सी एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो सेफ शब्द ऐड कर दिया ना इन्होंने, इससे थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज हो जाती है बच्चों की, है ना। अगर ये आपका सेफ वर्ड ना होता तो डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल वर्ड को शायद कुछ बच्चे चले जाते, बट ये वर्ड आ गया ना अब सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियर्ड लैंडफिल, तो इससे बच्चों को सोचते सेफ है ना, सेफ है तो ऐसा हो सकता है, इस तरीके के लॉजिक लगा लेते हैं। जबकि बात यह है कि हमारे देश में बाहर से कोई भी वेस्ट डिस्पोजल के लिए नहीं आ सकता। तो इसका आंसर जो है आपका सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली उनमें कुछ ऐसे शब्द ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि हमें लगने लगता है कि भाई नहीं ये तो उसका आंसर नहीं हो सकता, और इसी तरीके से हमें एक साधारण सा क्वेश्चन जो हम सही कर सकते हैं वो हम गलत कर बैठते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से, जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको सारे डाटा को ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया NaOH के लिए पूछ लिया, है ना, हो सकता है HCl के लिए कुछ और हो, बल्कि कुछ ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन केवल और केवल आपका लॉजिक चेक करने के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन है, टू डिटरमिन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसीजर वाज यूज्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बीकर में पानी लेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप एक बीकर में पानी लेंगे, उसके बाद में आप उसका इनिशियल टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद में आप उसमें NaOH ऐड करेंगे, उसके बाद में उसको घुमाएंगे, और उसके बाद में जो है फाइनल रीडिंग नोट करेंगे। बस इतना सा काम है ना, इतना साधारण सा ये प्रोसीजर है। पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई NaOH शब्द दे दिया, ठीक है, कल HCl से दे दें आपको दे सकते हैं, बट हीट तो ऐसे ही डिटरमिन होगी भाई, हीट जो है ऐसे ही डिटरमिन की जाएगी। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हम सेशन लगा रहे हैं ये आपको एक लॉजिक देंगे, एक तरीका देंगे क्वेश्चन को पढ़ने का और सही करने का। आप पढ़ तो चुके ही हैं आप, है ना, बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो ये 2 दिन और आपके पास में है, और शिद्दत से पढ़िए। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एक और टेस्ट जो है दे दीजिए, कोशिश करेंगे आज नहीं तो कल एक टेस्ट आपको और दे दें, वो भी आप लगाना, ठीक है बच्चों, जिससे और थोड़ी सी आपको जो है अपनी तैयारी की दिशा पता चलेगी।
लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ में है, हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों, जियो।